अब यहाँ पे मैंने आपके लिए दो अलग अलग टैब्स ओपन करके रखे हुए हैं जिन पे मैंने अपनी दो अलग अलग क्वेरीज लिख रखी है। पहले टैब पे मैंने लिख रखा है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, दूसरे टैब पे मैंने सर्च कर रखा है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन रिजोरी। ठीक है, मेरी क्वेरीज के अंदर अब डिफरेंस आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जो अभी हमने दो स्टेप्स डिस्कस करे थे वो कैसे इफेक्ट करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे सर्च कर रखा है शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल यानी जो स्पेसिफाइड कीवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, 1 और 2 वर्ड्स के अंदर भी वो लिख दिए जाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है क्योंकि इसका एक वेरिएशन जो बनते हैं वो बहुत सारे अब बन चुके हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, प्लान, स्ट्रेटेजी, ऐसे करके वो बहुत सारे बन चुके हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉड वर्ड है अपने अंदर ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा तो आप यहाँ जैसे देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन के ऊपर स्पॉन्सर्ड वेबसाइट्स भी है, बहुत सारी फोटोज आ रही है, उसके सिनोनिम्स भी आ गए हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है, नीचे एक और डेफिनेशन आ रखी है। ठीक है, कोई अपना डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बता रहा है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट आ रखा है। ठीक है, ये होती क्या चीज है, विकिपीडिया के रिजल्ट आ गए। तो बेसिकली यहाँ पे सब कुछ मेरे को ये बताता जा रहा है, सारी चीजें इसने मेरे को बता दी है। अब यहाँ पे रैंक करना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और टफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ग्लोबली, ग्लोबली आएगा इसलिए क्योंकि मैंने कोई कंट्री या फिर कोई स्पेसिफिक लोकेशन सर्च नहीं करी है। ठीक है, ग्लोबली ये टारगेट हो रखा है कीवर्ड। और वर्ल्ड में जितने भी वेबसाइट्स हैं उन सब में से जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा वो टॉप पे बैठा। ठीक है, और सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज जो है वो है ये रहा इन्वेस्टोपीडिया। इन्वेस्टोपीडिया सबसे टॉप पे बैठ रखा है और सिंपललैंड.com जो है ये सबसे टॉप पर है। बाकी ये सारे स्पॉन्सर्ड पे हैं तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे एसईओ के लिए, इन्होंने ऐड चला रखी है। ठीक है, तो ये सारे टॉप पे बैठ रखे हैं। और इनके ऊपर compete करना, जैसे HubSpot की ऑफिशियल वेबसाइट है, एडोबी एक्सपीरियंस क्लाउड है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डॉट कॉम है, नील पटेल है, विकीपीडिया है, इन सब के साथ मेरा कंपटीशन होगा अगर मैं इस कीवर्ड को यूज करता हूँ अपने कंटेंट में। ठीक है, अगर मैं इस कीवर्ड को यूज करूंगा और इस कीवर्ड को यूज करना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे ही यूज नहीं कर सकता। तो इसके लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड जो कि है मेरा ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन रजौरी गार्डन। अब ये नॉर्मल यूजर सर्च करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो रजौरी गार्डन में रहता है वो उसी के इंस्टीट्यूट्स के सर्च करेगा। ठीक है, तो अलग एक जगह थोड़ी जाएगा, अगर वो रजौरी गार्डन में रहता है तो रजौरी गार्डन के जितने इंस्टीट्यूट है वो उनको सर्च करेगा। अब यहाँ पे स्पॉन्सर्ड है ये सारे, इनको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या कहते हैं, हमारा जीएमपी आने लग गया, जीएम प्राइस पे आप टॉप पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे एसईओ वाली वेबसाइट आने लग गई है। ठीक है, डीआईडीएन, जस्ट डायल, आईआईडी, तो इन सब की क्या कहते हैं वेबसाइट्स आने लग गई हैं। अब ये जितने भी ब्लॉग्स हैं, ये जितना भी कंटेंट है, ये सारा का सारा इस लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर रैंक करता है। ठीक है, ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है हमारा। ठीक है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड से होगा क्या, कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो रजौरी गार्डन में रहता है और जिसको इंस्टीट्यूट चाहिए, जिसको पता है उसको रिजल्ट अपना कौन सा निकलवाना है, वो इसको सर्च करेगा। और उसके ज्यादा चांस है कि वो आपके इंस्टीट्यूट या फिर अगर आपका जो काम है, अगर आपका काम जो है स्पेसिफाइड हो रखा है उसकी क्वेरी के अंदर, तो वो आपके क्या कहते हैं कन्वर्जन बनने के लिए रेडी होता जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब था इनका। तो अभी आपको शायद समझ आ गया होगा कि ये होता क्या है, ठीक है, कैसे वर्क करता है। और जितना ज्यादा हम क्या कहते हैं रेलिवेंट बनाएंगे अपने कंटेंट को, उतना ज्यादा ही चांसेस होंगे कि आप ऊपर आने लग जाओगे। ठीक है, तो लॉन्ग टेल से स्टार्ट करो पहले, शॉर्ट टेल पर आने से पहले। ठीक है, शॉर्ट टेल को भी आप साथ में यूज कर सकते हो, मना ही नहीं है, पर फोकस आपको करना है किस पे, लॉन्ग टेल के ऊपर। कंपटीशन कम होगा। ठीक है, आपकी कन्वर्जन रेट ज्यादा अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपना ऑप्टिमाइज ऑन पेज एलिमेंट्स में हमने जब देखना है। अब ऑन पेज की जो एलिमेंट्स हमारे रहते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, वापस हम वेबसाइट्स पे आते हैं। ठीक है, अब जो हमारी वेबसाइट्स यहाँ पे शो हो रही है, ये ठीक है, ये सारी जो हमारी वेबसाइट्स आ रखी हैं, अब इनके जो ऑन पेज एलिमेंट्स ये सबसे पहले तो हमारा जो ये मेटा वाला पोर्शन आता है। ठीक है, मेटा के जितने पोर्शन है ये जो हमें शो होते रहते हैं, ये वाले, ठीक है, मेटा स्निपेट्स कहते हैं। तो इन सबको ऑप्टिमाइज करना इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब मेटा के जो स्निपेट्स है, यानी मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा यूआरएल, इन तीनों के अंदर क्या कहते हैं आपकी वेबसाइट का जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। ठीक है, अगर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपने डाल रखी है पर आपने वो कैरेक्टर लिमिट को एक्सीड कर दिया, तो ये वाले जैसे डॉट्स आ रखे हैं ना इधर, ये वाले जो डॉट्स है, ये ऐसे डॉट्स आने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे डॉट्स अगर आने लग गए तो यानी सिंपल सी बात है कि आप अपना कंटेंट को क्या कहते हो ओवरलैप कर रहे हो, अपना कंटेंट आधा छुपा दे रहे हो। ठीक है, दिख ही नहीं पा रहा, वो पूरा रीड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे और नीचे आकर देखते हैं, शायद किसी और पे मिलेगा। ये देखो, इनके टाइटल में क्या कहते हैं, एक्सीड हो रखी है जो कैरेक्टर लिमिट है, तभी यहाँ पर डॉट डॉट आ रखे हैं। ठीक है, और ये डॉट डॉट जहां आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है एक नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे आपकी रैंकिंग के ऊपर। ठीक है, रैंकिंग के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा तो क्या कहते हैं आपकी रैंकिंग जो है वो
खराब होने अपने आप लग जाएगी। ठीक है, इसका एक बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पे। अब डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जो है, अगर मैं इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लिखने के बाद सबसे पहली वेबसाइट जो आएगी वो इन्हीं की ही है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, जो मैंने ये लिखा हुआ है एग्जैक्ट, अगर आप भी ये सर्च करते हो तो इन्हीं की वेबसाइट यहाँ पे शो होने वाली, इसको नीचे नहीं कर सकते। आज के टाइम तक, ठीक है, आज के टाइम तक, अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा जिस डेट को, ठीक है, तब से लेके उससे पहले तक, जब से ये वेबसाइट बंद रखी है, इसको अभी तक किसी ने नीचे नहीं कर रखा है। उसके पीछे एक बड़ा सा रीजन क्या है, वो है इसका यूआरएल, इसका जो डोमेन है। ठीक है, इसका जो डोमेन है वही पूरा इसका कीवर्ड है। और इससे क्या होता है, इसको एक अच्छी वैल्यू मिलने लग जाती है। ठीक है, इनको हम ईएमडी भी बोलते हैं। तो इससे इसको एक वैल्यू मिली और वो यहाँ पे दिखने लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अगर मेटा स्निपेट जो है, ये हमारे ऑन पेज के एलिमेंट्स का एक पार्ट है। हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो प्रॉपरली रेलेवेंट होना चाहिए, और हमारे कीवर्ड जो है वो जहां जहां पे नेसेसरी है वहां वहां पे हमने यूज करते हैं। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट की क्वालिटी आपको अच्छी रखनी है। ठीक है, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी रहेगी, अपडेटेड रहेगी, वैल्यूएबल रहेगी, तो आपका कंटेंट जो है सबसे ऊपर टॉप पे देखने अपने आप लग जाएगा। डिस्क्रिप्शन, produce valuable, informative, and engaging content that answer users queries। अब क्वेश्चन लिखा है किसी यूजर ने कि उसको फॉर एग्जांपल डाइटिंग के लिए टेक्निक्स चाहिए, डाइटिंग के लिए टिप्स वगैरह चाहिए। ठीक है, तो वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि उसको टिप्स ही मिले। ठीक है, किसी डाइट जो डाइटिशियन होता है उसका नंबर ना है, उसको पहले टिप्स मिले। टिप्स मिलेंगी तब आगे आगे चल के वो चेक करेगा। ठीक है, तो गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सामने वाले ऑडियंस जो है उसकी जो क्वेरीज हैं उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना, समझना है, और आपको एक रेलिवेंट कंटेंट देना है। ठीक है, और जो एसईओ करते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो कंटेंट वो जिसके ऊपर वो रैंक करना चाहते हैं उसको एक वैल्यूएबल फॉर्मेट में रेडी करना, उस कंटेंट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर रेडी करना, ताकि जो क्वेश्चन ऑडियंस लेकर आए, जो क्वेश्चन विजिटर लेकर आए, ठीक है, यूजर लेकर आए, तो उसके सारे क्वेश्चंस है, उसकी जो सारी क्वेरीज है, उसके आंसर उसको डायरेक्टली मिलते जाए। ठीक है, तो ऐसा कंटेंट हमें रेडी करना है और अपडेटेड होना चाहिए, पुराना कंटेंट नहीं चलेगा। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है कंटेंट को आपको अपडेट करते जाना है। इसके लिए टिप क्या है, एम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट दैट कवर्स अ टॉपिक थॉरली एंड इंक्लूड्स रेलेवेंट कीवर्ड्स नेचुरली। एक ऐसे कंटेंट को लो जो थॉरली, यानी कि पूरी 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 डिटेल में उस कंटेंट की इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर पाओ। एक ऐसा कंटेंट हो जिसको आप डिटेल में अच्छे से बता पाओ कि वो है क्या चीज। ठीक है, और यूजर के भी वो समझ में भी आ जाए। प्लस उसके अंदर कीवर्ड्स का भी ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि हमें ऑन पेज एसईओ भी तो करना है उसके। ठीक है, अपने ऑन पेज के लिए कंटेंट की क्वालिटी को बचाए रखने के लिए और उसको रेलेवेंट बनाने के लिए एक अच्छा कंटेंट रेडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स पे आते हैं हम अपने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा पहला, इम्प्रूव पेज लोडिंग स्पीड। आपकी जो वेबसाइट है उसकी पेज लोडिंग स्पीड को हमें इम्प्रूव करवाना है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। फास्टर लोडिंग स्पीड पेजेस प्रोवाइड अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस एंड रैंक हायर इन सर्च रिजल्ट्स। जितना तेज लोड होगा वेबसाइट का पेज, उतना ही ज्यादा आपको रैंकिंग मिलेगी, क्योंकि गूगल जो है वो यूजर का जो एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करवाना चाहता है अपनी तरफ से। अगर उसको एक ऐसी वेबसाइट मिलती है जो यूजर के एक्सपीरियंस को खराब करती है, तो पहली बात वो उस वेबसाइट को ओपन होने ही नहीं देगा। ठीक है, उस वेबसाइट को रैंक करने नहीं देगा। गूगल भी यही चाहेगा ना कि भाई मेरे पास जो वेबसाइट्स यूजर को दिखती है वो सारी अच्छी क्वालिटी की हो। अगर गूगल के ऊपर बेकार वेबसाइट्स बैठ रही हैं, गूगल के ऊपर रिजल्ट्स क्या कहते हैं एक्यूरेट नहीं है, तो गूगल पे जितना ट्रस्ट आज के टाइम पे हो रहा है उतना ट्रस्ट पहले कभी नहीं, उतना ट्रस्ट कभी नहीं होता। ठीक है, तो उस पर ट्रस्ट बना तभी है ताकि जब उसने क्या कहते हैं कंटेंट को सीरियसली लिया है, छोटी छोटी चीजों को सीरियसली लेना स्टार्ट करा, तभी उसका एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ा है, उसकी क्वालिटी और उसका एक नाम बना है। ठीक है, उसके पीछे का रीजन ये है। और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर यही है कि पेज लोडिंग स्पीड तेज होती है उन वेबसाइट्स की जो टॉप पे बैठती है। ठीक है, अगर वेबसाइट की पेज लोडिंग स्पीड तेज है तो आप खुद देख सकते हो कि आपका एक यूजर एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा जाता रहेगा। ठीक है, आप मोबाइल ओपन करते हो, वेबसाइट सर्च करते हो, वो वेबसाइट ओपन ही नहीं हो, तो उस वेबसाइट पे आप बैठोगे नहीं, है ना, कोई मतलब ही नहीं होता उस वेबसाइट पे बैठने का। ठीक है, टूल्स कौन से आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, गूगल पेज स्पीड इंसाइट और जीटी मैट्रिक्स। ये दो टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट की स्पीड वगैरह चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। टिप्स क्या क्या दी गई है, आप अपनी वेबसाइट की इमेजेस को ऑप्टिमाइज करिए। ठीक है, ब्राउजर कैशिंग को क्लियर कर सकते हैं, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम को इम्प्रूव करवा सकते हैं।
ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या कहते हैं डेवलपिंग वाले काम है, पर अगर आप वर्डप्रेस यूज कर सकते हो तो आप प्लगइन्स वगैरह को डलवा सकते हो, जिससे आपकी वेबसाइट अपने आप स्मूथ चलने लग जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी। और ये जो टूल है ना, जीटी मैट्रिक्स और पेज इनसाइट्स, ये आपको इन्फॉर्म भी करते रहेंगे कि आपको कौन से स्टेप्स करने चाहिए अपनी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक है। फिफ्थ स्टेप है आपका ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल। मोबाइल के लिए आपको ऑप्टिमाइज करनी है अपनी वेबसाइट को, क्योंकि मेन ऑडियंस जो आती है वो सारी मोबाइल यूजर्स ही है। ठीक है, 99% चांस है कि जो आपके पास यूजर आएगा उसने मोबाइल यूज कर रखा है। डेस्कटॉप वाले बहुत कम आते हैं, टैबलेट वाले तो ना के बराबर ही है। ठीक है। तो आपको इसका ध्यान देना है कि जो आपकी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली। ठीक है। बहुत बड़ा पोर्शन जो होता है वो मोबाइल पे ही आता है। टूल सर्च के लिए आप गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। उसको आप यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट की स्कैन करवाने के लिए, और आपकी वेबसाइट मोबाइल पे कैसे वर्क करती है वो भी चेक करने के लिए। जीटी मैट्रिक्स और पेज स्पीड इनसाइट, स्पेशली गूगल का पेज स्पीड इनसाइट जो है, ये भी आपको डायरेक्ट स्कोर बताएगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल व्यू पे कैसे दिखती है, आपकी वेबसाइट मोबाइल यूजर्स के लिए कैसे बन रखी है, ये आपको यहाँ पर पता चलता जाएगा। टिप है इसके लिए, यूज रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड टेस्ट योर साइट ऑन मल्टीपल डिवाइसेस टू इंश्योर अ सीमलेस एक्सपीरियंस। जैसे ही आप वेबसाइट बना लेते हो, ठीक है, आपकी कोई भी वेबसाइट बन जाती है, दूसरों के फोन उठाओ, अलग अलग फोन चेक करो, उनमें जाके देखो कि वो वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू भी देख सकते हो। ठीक है। सिक्स, यूज इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, अब इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, ये एसईओ की वीडियो में बता रखा है मैंने। ठीक है। अब इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है आपकी वेबसाइट के जो वेब पेजेस है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो आप, आपकी वेबसाइट के जो वेब पेजेस है उनको आप एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करवा रहे हो बेसिकली। ठीक है। अपनी वेबसाइट के जितने पेज, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट पे 5 पेजेस हैं। ठीक है। अब उन 5 पेजेस को मैं आपस में इंटरकनेक्ट करवा रहा हूँ। होम पेज पे मैंने लिंक लगा रखा है अबाउट पेज का, अबाउट पेज पे लिंक लगा रखा है मैंने सर्विस पेज का, सर्विस पे अबाउट सर्विस पे मैंने ब्लॉग पेज का, और ब्लॉग पे कस्टम कॉन्टैक्ट अस का, और लास्ट कॉन्टैक्ट अस से सीधा वापस घूम के होम पेज पे। तो एक सर्कल क्रिएट हो गया, एक चेन क्रिएट हो गई इनके बीच में। ठीक है। तो इससे होगा क्या, अगर गूगल के कुछ जो क्रॉलर्स हैं, गूगल के क्रॉलर्स अगर आके मेरी वेबसाइट को स्कैन करते हैं, ठीक है, तो वो एक ही पेज पे आके मेरे सारे के सारे पेजेस को एक साथ स्कैन करते हैं। तो मेरा एक स्ट्रक्चर रेडी होता जाएगा, स्ट्रक्चर रेडी होगा तो मेरे कौन से पेजेस गूगल पे दिखने चाहिए वो भी फाइनल होते रहेंगे, और मेरी वेबसाइट की क्वालिटी अपने आप इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। टिप क्या है इसके लिए, कि यूज डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट दैट इंक्लूड्स कीवर्ड्स रिलेटेड टू द लिंक पेज। अगर आपका एक कंटेंट है, कंटेंट के अंदर एक लिंक डलवा दो जिसको हम कहते हैं हमारा एंकर टेक्स्ट। ठीक है। आपने कंटेंट लिखा, आपने कुछ देखा होगा, कुछ नोटिस करा होगा कि कुछ जो हमारे वेबसाइट के पेजेस होते हैं, हमारा जो कंटेंट होता है, उनके कुछ वर्ड्स के अंदर ना लिंक लगा रखा होता है, ताकि अगर उस वर्ड पे आप क्लिक करते हो तो आप सीधा उस पेज पे पहुंच जाओगे जिसके बारे में वो वर्ड डल रखा है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देते हैं। इसका एग्जांपल आपको मिल जाएगा विकीपीडिया के ऊपर। बैक करते हैं यहाँ से, विकीपीडिया की वेबसाइट यहाँ पर, विकीपीडिया पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेंगे, यहाँ पे इनकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब इधर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एंकर टेक्स्ट लगे रखे हैं। ये जो सारे टेक्स्ट है ना जिनके ऊपर लिंक है, ये सारे एंकर टेक्स्ट। ठीक है, एंकर लिंक्स है। अब मैं इसमें से मार्केटिंग पे अगर क्लिक कर देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से मैं मार्केटिंग के पेज पर आ गया। ठीक है। अब इसके बाद मैं मार्केट रिसर्च पे क्लिक करता हूँ, मैं मार्केट रिसर्च के पेज पर आ गया। अभी मैं विकीपीडिया की वेबसाइट पर ही हूँ, बस उसके पेजेस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मैं अभी विकीपीडिया की वेबसाइट पे ऊपर मैं उसके मल्टीपल पेजेस को विजिट करता जा रहा हूँ। एक ही पेज पे क्लिक करा और मैं उसके बाकी पेजेस को बारी बारी देखता जा रहा हूँ। क्वांटिटेटिव पे आया, क्वांटिटेटिव का हमारे क्या कहते हैं रिसर्च का पेज ओपन हो गया। एकेडमिक डिसिपल्स पे आया, एकेडमिक डिसिपल का पेज ओपन हो गया। क्रॉस डिसिप्लिनरिटी पे आया, उसका पेज ओपन हो गया। ठीक है। बिब्लोमेट्रिक्स पर गया, वहां उसका पेज ओपन हो गया। तो ऐसी क्या कहते हैं हमारा जो हमारा इंटरनल लिंकिंग है, ऐसे वर्क करती है। एक पेज जो है वो मेरे दूसरे पेज से कनेक्टेड है, दूसरा पेज मेरे तीसरे पेज से कनेक्टेड है, और सारे आपस में ये एक चेन रेडी कर रहे हैं, ताकि एक ही पेज पे अगर रोबोट्स आते हैं, एक ही पेज पे अगर गूगल आता है, तो वो एक साथ सारे पेजेस को पढ़ के चला जाए। ठीक है, ये होती है हमारी इंटरनल लिंकिंग। बाकी आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे ये रहे। सेवेंथ है हमारा बिल्ड बैक। आपको बैक लिंक्स बनवाने पड़ेंगे, ये हमारे एक ऑफ पेज का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें करना ही करना होता है। ठीक है, क्योंकि हम जब एक बार कंटेंट अपना बना लेते हैं, कंटेंट हम लिख लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास को अपडेट करने के अलावा कोई और काम रहता नहीं है।
हम पे बहुत ज्यादा फ्री टाइम रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। और यूटिलाइज कैसे करोगे, बैकलिंक्स बनाओगे। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बैकलिंक्स में होता क्या है, अक्वायर हाई क्वालिटी लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट टू बूस्ट योर साइट्स अथॉरिटी एंड रैंकिंग। आपको दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर ऐसा कुछ काम करना है ताकि वो वेबसाइट जो है आपके डोमेन को रेफरेंस भेजे। ठीक है, आपकी वेबसाइट जो है वो, सॉरी, आपकी वेबसाइट जो है वो दूसरों की वेबसाइट पर शो हो रही है, आपकी वेबसाइट का लिंक किसी और की वेबसाइट के ऊपर शो होता जा रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, अभी विकीपीडिया के ऊपर ही आकर देखते हैं। ठीक है, विकीपीडिया पे हम थे, अभी यहाँ पर हमने इंटरनल लिंकिंग देखी। अब देखनी है हमें कि वो बैकलिंकिंग क्या होती है। इसके एकदम फुटर पर आते हैं, एकदम एंड में। ठीक है, एकदम एंड में आते हैं, यहाँ से उसको साइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो दो बटन आपको दिख रहे होंगे, विकीपीडिया और मीडिया विकी। ये दो दो अलग अलग वेबसाइट्स है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मीडिया विकी के ऊपर, ठीक है, तो वेबसाइट यहाँ पर मेरी चेंज हो चुकी है। ठीक है, ये मीडिया विकी ओपन हो गया। अगर मैं विकी मीडिया प्रोजेक्ट पे ओपन करूँ, वेबसाइट मेरी फिर चेंज हो गई है। यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो पुरानी वाली वेबसाइट है, जो पीछे वाली वेबसाइट है, वो ये नई वाली वेबसाइट को क्या दे रही है, रेफरेंस दे रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने, अभी मैं विकीपीडिया पे हूँ। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ आपको कि विकीपीडिया ही है। विकीपीडिया ओपन हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना आप। अब एकदम एंड में जाते हैं। एंड में क्या कहते हैं, इन्होंने एक्सटर्नल लिंक्स लगा रखे हैं, यानी किसी और की वेबसाइट का लिंक लगा रखा है, जो एक हमारा क्या कहते हैं, बैकलिंक का ही पार्ट रहता है। अब विकीपीडिया ने अपनी रैंकिंग पावर जो है, ठीक है, वो इन विकीमीडिया को और मीडिया विकी, जो दो वेबसाइट्स है ना, इनको दे रखी है। जो दो वेबसाइट्स अलग अलग है, इनको दे रखी है। विकीपीडिया पे एक आया बॉट, ठीक है, उसने क्लिक करा इनमें से किसी बटन पे, वेबसाइट चेंज हो गई। तो उसका रेफरेंस जो है विकीमीडिया का, वो अब यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। जो इनकी विकी मीडिया फाउंडेशन वाली वेबसाइट है, जो ये वाली वेबसाइट है, ये अलग वेबसाइट है, दूसरी वेबसाइट है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि इनकी सेम कंपनी है, फर्क नहीं पड़ता इनका सेम पार्टनर वगैरह है, बस वेबसाइट अलग है। तो गूगल जो है वो इसको एक अलग क्या कहते हैं, एक अलग पर्सन की तरह, एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, एक अलग एंटिटी की तरह लेके उसको चलेगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि सेम पार्टनर्स हैं, सेम कंपनी है, सेम ही नाम है। गूगल के लिए सारी वेबसाइट्स अलग, गूगल के लिए हर डोमेन अलग है, उसको फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप एक दूसरे के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, गूगल को लगता है कि बस वो डोमेन्स अलग है, सिंपल सी बात है, वो रेफरेंस और बंदा ये पर्सन अलग होगा। ठीक है, तो आप करोगे क्या, आपको करना है दूसरों की वेबसाइट पे जाना है, अपना लिंक उनकी वेबसाइट पे लगाना है, ताकि आपको बैकलिंक का एक रेफरेंस मिलता जाए। ठीक है, ये मेन पर्पस रहता है हमारा बैकलिंकिंग का। ठीक है, देन मेथड क्या है हमारा, मेथड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे गेस्ट ब्लॉगिंग, इन्फ्लुएंसर आउटरीच, क्रिएटिंग शेयरेबल कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट डाला जिसको शेयर करा जाए। गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हो आप, इन्फ्लुएंसर के साथ कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आते रहता है। सोशल बुक मार्किंग भी हो गया, आर्टिकल सबमिशन भी हो गया। हम सोशल मीडिया के ऊपर जो नॉर्मल पोस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट का लिंक लगा के, वो भी एक बैकलिंक का पार्ट है। ठीक है, आप ट्विटर पे जा रहे हो, ट्विटर पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया, तो वो भी एक बैकलिंकिंग का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर आपने क्या कहते हैं, अपना एक रेफरेंस बनाने की कोशिश करी। टिप क्या है इसके लिए, फोकस ऑन अर्निंग अर्निंग बैकलिंक्स फ्रॉम द रेप्यूटेबल साइट्स विद इन योर नीच। आपके जैसा सेम काम करने वाली रेप्यूटेबल वेबसाइट जो है, उनसे आप बैकलिंक्स लेकर आओ। अब विद इन योर नीच वेबसाइट ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स रहता है हमारा गेस्ट ब्लॉगिंग। ठीक है, गेस्ट ब्लॉगिंग या फिर इन्फ्लुएंसर आउटरीच, अब इन दोनों को आप यूज कर सकते हो अपनी नीच के अकॉर्डिंग रेफरेंस ढूंढने के लिए, वेब बैकलिंक्स ढूंढने के लिए। ठीक है, एट्थ है हमारा ऑप्टिमाइज इमेज ऑल्ट टेक्स्ट। आप ऑल्ट टेक्स्ट को लगाओ अपने इमेजेस के अंदर। अपनी इमेजेस के अंदर करना है कि आपको डिस्क्राइब करना है आपकी इमेज की किस चीज के बारे में है। ठीक है, यूज डिस्क्रिप्टिव ऑल्ट टेक्स्ट फॉर इमेजेस टू हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड व्हाट द इमेजेस आर अबाउट। आपने एक इमेज लगाई, उसके ऊपर आपने अपना एक ऑल्ट टेक्स्ट लगाया। ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी आपकी इमेज को ये बताने के लिए कि गूगल को पता चल जाए कि आपकी इमेज किस चीज के बारे में है, सर्च इंजन को पता चल जाए कि आपकी इमेज किसके लिए बनी हुई है, किस चीज की है। क्योंकि गूगल के जो रोबोट्स होते हैं, गूगल के जो प्रोग्राम है, वो इमेज को रीड नहीं कर सकते। ठीक है, वो इमेज को रीड नहीं करते, वो ये देखते हैं कि उस इमेज के ऊपर कीवर्ड क्या लग रखा है, उस इमेज के ऊपर वर्डिंग्स क्या लग रखी है। ठीक है, अगर वो कीवर्ड लग रखा है उसके ऊपर, तो उसके हिसाब से वो मेरे को बताएगा कि भाई ये कीवर्ड था, ये इसकी इमेजेस है। ठीक है, तो आप इसको जब एक पर्सन इस क्वेरी को, इस कीवर्ड को सर्च करेगा, तब आपको ये इमेज उसको दिखानी है। कीवर्ड के हिसाब से इमेज आपकी डिफाइन करी जाएंगी, ये होता है आपका ऑल्ट टेक्स्ट। ठीक है, टिप है इसके लिए, इंक्लूड कीवर्ड्स इन द ऑल्ट टेक्स्ट वेयर रेलेवेंट, बट कीप इट कंसाइज एंड डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रखना है या और कंसाइज रखना है।
जहां जहां पे रेलिवेंट है वहां वहां पे ऑल्ट टेक्स्ट आपको लगाते जाने हैं, ठीक है, वहां वहां पे आपको लगाते जाने हैं, अपने आप को रोकना नहीं है। 9 स्टेप है आपका, क्रिएट अ साइट मैप एंड सबमिट टू सर्च इंजन। एक साइट मैप आप रेडी करो। साइट मैप रेडी करने का मतलब क्या होता है, हमारे एक ऐसा एक मैप बनाना जिस पर आप अपने जितने भी अपने वेबसाइट के पेजेस बना रखे हैं, ब्लॉग्स बना रखे हैं, उन सबका एक पूरा स्ट्रक्चर डिनोट होता रहता है साइट मैप के ऊपर। और जो गूगल है, सर्च इंजन है, उसको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर किन किन चीजों को उसको पढ़ना है, किन किन चीजों पर वो ध्यान नहीं देना है, और आपका एक स्ट्रक्चर क्या आपने बना रखा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर, साइट मैप हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ योर साइट एंड फाइंड ऑल द पेजेस। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या है आपकी वेबसाइट का, पेजेस कौन कौन से लगा रखे हैं, इंडेक्सिंग किसकी करनी है, वो सब यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, टूल्स, गूगल सर्च कंसोल यूज कर सकते हो साइट मैप लगाने के लिए, या फिर यूज्ड एसईओ, रैंक मैथ एसईओ, ऑल इन वन एसईओ, ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास प्लगइन्स है। ठीक है, ये वर्डप्रेस वालों के लिए है। ठीक है, टिप है इस पे, रेगुलर अपडेट योर साइट मैप एंड रीसबमिट इट व्हेन यू ऐड सिग्निफिकेंट न्यू कंटेंट। जैसे ही आपने नया कंटेंट डाला, अपने साइट मैप को अपडेट कर दो, उसके अंदर वही नया कंटेंट का पेज का लिंक डाल दो, ताकि गूगल को या सर्च इंजन को, बाकी सर्च इंजन को पता चल जाए कि आपने अपने साइट मैप को अपडेट करा है, एक नया पेज उसके अंदर डाला है। ठीक है, लास्ट, मॉनिटर एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस। आपको अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते जाना है कि क्या करंट स्टेटस है आपकी वेबसाइट का, आपके एसईओ का। ठीक है, यूज एनालिटिक टूल टू ट्रैक योर एसईओ परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए, रैंकिंग हो रही है आपकी वेबसाइट की, क्लिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं, वो सब आपको चेक करना है। टूल्स क्या क्या यूज कर सकते हो आप, गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल, ये दोनों सबसे बेस्ट टूल्स हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं। ट्रैक करने के लिए कि आपकी वेबसाइट का भी स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। टिप क्या दी गई है कि आपको रेगुलरली रिव्यू करने पड़ेंगे अपने मेट्रिक्स को। आपके वो मेट्रिक्स क्या क्या बनेंगे, वो मेट्रिक्स है आपकी ट्रैफिक को देखना, ट्रैफिक चेक करने, यानी ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट को कितने लोगों ने विजिट कर रखा है ऑर्गेनिकली, बिना पैसों के, कितने लोगों ने विजिट कर रखा है, आपने कोई खर्चा नहीं करा। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नो कॉस्ट, हमने कोई पैसा नहीं दिया है, हमने कोई खर्चा नहीं करा है, क्योंकि हमने कोई ऐड थोड़ी चलाई है, एसईओ कर रहे हैं। एसईओ के अंदर हम अपना एक ऑर्गेनिक वर्क सेटअप करते हैं, उसमें अपना कोई पैसे वैसे नहीं लगाते एड्स की तरह। ठीक है, तो कितना आपके पास ट्रैफिक है, कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए हैं, आपका बाउंस रेट क्या है। बाउंस रेट का मतलब है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो बिना कोई एक्टिविटी शो करके चले जा रहे हैं। बाउंस रेट एक नेगेटिव टर्म है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि बाउंस रेट कम से कम हो। आपकी वेबसाइट पे लोग बैठे तो कुछ एंगेजमेंट करें, कुछ एक्टिविटी वगैरह कुछ करें, वो खाली बैठे बैठे बैक ऑफ ना करते, ठीक है, उससे भी फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट है, ऐड कीवर्ड रैंकिंग्स टू एडजस्ट योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब आपकी जो कीवर्ड्स की रैंकिंग होंगी, कि टॉप पे आप रैंक कर रहे हो कि नहीं, तभी तो आपका क्या कहते हैं प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, तभी क्या कहते हैं आपका एसईओ जो है वो आपकी वेबसाइट को और ऊपर तक लेके जाता जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी वो टॉप 10 स्ट्रेटेजी जो बिगिनर्स यूज कर सकते हैं अपने एसईओ के प्रोजेक्ट को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमारे कोर्स के बारे में और जान सकते हैं। ठीक है, नीचे नंबर लिखा हुआ होगा, तो वहां पर आप हमें इन्फॉर्म करो। ठीक है, उधर आके आप इस कोर्स में ज्वाइन करो, एसईओ के अंदर मास्टर बनो, और कैसे हमें अपने एसईओ की लीड्स लेकर आनी है, कैसे उसमें हमें टॉप करना है, ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है, उसके बारे में भी और आप जानकर देख सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आएगा कि कौन कौन सी टिप्स है जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।